ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मॉड्यूल 2 एनाटॉमी। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग ह्यूमन बॉडी। तो एनाटॉमी इज अ साइंस जहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में यार, जैसे कि हम जानते हैं एज अ ट्रेनर हम लोग ह्यूमन बॉडीज़ के साथ ही वर्क करेंगे, उन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे। तो हमें बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। सबसे पहले वो काम कैसे करती है और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी पे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एनाटॉमी एंड चैप्टर 1 एनाटॉमिकल टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो चैप्टर 1 जो है, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत टर्म्स और डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो एनाटॉमी में यूज़ होती है। सी एनाटॉमी एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल है। जो हम यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे ये यूनिवर्सली यूज्ड है। ठीक है, जैसे आप इंडिया में हम अपनी एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हिंदी में बात करते हैं कई चीज़ों के बारे में, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल के वर्ल्ड ओवर सब जगह के ट्रेनर्स को इकट्ठा किया जाए और वो बात करें और एक कॉमन टर्म में बात करेंगे तो सब समझ जाएंगे। जैसे लेटरल रेज, लेटरल रेजेस, किसी भी ट्रेनर को बोलोगे वो समझ जाएगा, यस इट इज़ लेटरल रेजेस, साइड रेजेस है। क्यों? क्योंकि लेटरल जो वर्ड है दिस इज एन एनाटॉमिकल वर्ड, ये एनाटॉमी से ही आया है और इसका मतलब क्या है? साइड वाइज। लेटरल मीन्स साइड वाइज। तो इसी तरह से बहुत सारे टर्म्स हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने जिम के अंदर क्लाइंट्स के साथ, जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं बट हमें पता नहीं है। बट एनाटॉमिकल टर्म्स इसीलिए यूज़ की जाती हैं ताकि ये यूनिवर्सली सब लोग एक ही स्टैंडर्ड को और एक ही चीज़ को समझ सकें। ठीक है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर एंड लेवल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 1 का टॉपिक। हमारी ह्यूमन बॉडी में ना अलग अलग लेवल है, मतलब एक स्मॉलेस्ट लेवल से स्टार्ट होता है। स्मॉलेस्ट लेवल इज एटम्स। एटम्स होते हैं सबसे छोटे, उसके बाद सेल होते हैं। सेल्स जो सारे बॉडी में काम करते हैं, जैसे जितने भी आपके मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर है वो सेल्स है। मसल्स जिससे बनते हैं सेल्स होते हैं। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपकी हर एक बॉडी पार्ट में सब जगह सेल्स होते ही होते हैं और वो सेल्स काम करते हैं जिससे कि आपकी पूरी बॉडी और पूरी फंक्शंस इजीली हो सके। तो गाइज, एटम्स सबसे छोटा लेवल, सबसे छोटा बारीक लेवल हमारी बॉडी में एटम है। उसके बाद सेल्स आते हैं। सेल्स के बाद नेक्स्ट आता है टिश्यूज़। टिश्यूज़ जैसे आपका मसल, लिगामेंट, टेंडेंट्स, ये टिश्यूज़ होते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आते हैं ऑर्गन्स, जैसे किडनी, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स हैं। इनके और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स के बाद सिस्टम। ये सब ऑर्गन एक सिस्टम में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है? माउथ, योर फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम में काम करते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है? व्हेन योर कार्डियो, योर हार्ट एंड लंग्स वर्क टुगेदर दे आर कॉल्ड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बॉडी होती है वैसे वैसे ये अपना प्रॉपर वर्किंग काम कर पाती है। एंड लास्ट में बात करेंगे ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग, एक इंसान, एक ऑर्गेनिज्म, वर्किंग लिविंग बीइंग, कैसे हर एक बॉडी के सेल्स काम कर रहे हैं। उन सेल्स की वजह से टिश्यूज़ काम करते हैं, टिश्यूज़ की वजह से ऑर्गन्स काम करते हैं। वो ऑर्गन्स एक सिस्टम में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा सिस्टम काम कर रहा है और हम लोग काम कर पा रहे हैं, हम लोग अपने डेली फंक्शंस कर पाते हैं। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें, दिस इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से लेके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक आ रहा है। एटम, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स फिर एक सिस्टम में काम करेंगे और फिर एक ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म काम करेगा। आई होप इट्स क्लियर, है ना। तो गाइस, हमारे पास जो सबसे छोटे सेल्स, जो हमारी बॉडी में सेल्स काम करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर किसी की बॉडी के अंदर सेल्स वीक हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के सेल्स वीक हो जाते हैं, तो उनको कोई ना कोई डेफिशिएंसी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सेल्स है क्या? ये सेल्स करते क्या है? सेल्स की फॉर्मेशन क्या है? सो लेट अस स्टडी अबाउट सेल।
अगर हम अपने हर एक सेल को एक्टिव रखना चाहते हैं, अच्छा रखना, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना होता है, हेल्दी डाइट अपनानी होती है। इन दोनों के साथ हमारे सेल्स एक्टिव रहते हैं। तो सेल्स को एक्टिव रखने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? अगर आपका एक सेल एक्टिव है तो आपके टिश्यूज़ एक्टिव हैं, आपके टिश्यूज़ अच्छे हैं तो आपके ऑर्गन्स, आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है। सेल्स जब वीक होने शुरू हो जाते हैं तब प्रॉब्लम्स आती हैं। सेल्स डैमेज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, सेल्स सड़ जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइस, अगर हम सेल्स को लेट अस टॉक अबाउट मसल्स, क्योंकि मसल्स में सेल्स होते हैं, बहुत सारे मस्कुलर सेल्स हैं जो मसल्स बनाते हैं। तो अगर आपके मसल को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और आपके सेल्स कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, काम कैसे करते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो 4 चीज़ें सेल्स में होती हैं वो यहाँ पे हमने, सॉरी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, जिसके वॉइस ब्रेक हो रही है अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना, क्योंकि कई बार आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर ठीक नहीं होगा तो उसकी वजह से हो सकता है ब्रेक हो। ठीक है, Please switch off his video. Then he can able to. Fine. अगर इंटरनेट कनेक्शन वीक है तो आप वीडियो ऑफ करके भी देखेंगे तो आपको आवाज़ ठीक आएगी। सो गाइस, सेल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या सेल के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं? सेल इतने छोटे होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। सो नेकेड आई से देखे नहीं जाते, इतना छोटा सेल है बट इतना इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सेल, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं पेज नंबर 9, मॉड्यूल 2 पेज नंबर 9 में, जैसे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है सेल की आउटर लेयर, आउटर कवर, जो सेल को कवर करके रखता है। ठीक है, जैसे आप पानी के गुब्बारे की बात करें तो अगर एक पानी के गुब्बारे में पानी भर दिया जाए तो जो गुब्बारा आउटसाइड का जो लेयर, जो जिसके अंदर पानी है, उस लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ऐसी सेल है, सेल के अंदर भी पानी होता है, लिक्विड होता है एक, और वो सेल अपने अंदर एक लिक्विड को प्रोटेक्ट करके रखता है। आउटर कवर, सेल का जो आउटर कवर है उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या? सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जब भी सेल को खाना खाना है तो खाना खाने के लिए वो खाना खाने के लिए फिर जगह बना देता है। खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए सेल मेम्ब्रेन खुलता है, खाने को एंटर कर लेता है, सेल मेम्ब्रेन बंद हो जाता है। बड़ा इंटेलिजेंट है। जैसे आपके सेल में से किसी सेल को वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है, सेल मेम्ब्रेन खुलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देगा, सेल मेम्ब्रेन बंद हो जाएगा। अगर पानी के गुब्बारे में से हम पानी के गुब्बारे को पानी निकालना चाहे तो गुब्बारा फट जाता है ना, बट सेल मेम्ब्रेन इट्स ए लिविंग थिंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग चीज़ है जो बड़ा इंटेलिजेंटली काम करता है। जब भी उसको कोई चीज़ खानी है ATPs एनर्जी के लिए, तो वो खुलेगा, वो खाना खाएगा अपना, फिर बंद हो जाएगा। जब उसको वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है, खुलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मेन काम क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है और सेल को कवर करके रखता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल के अंदर के लिक्विड को और बाकी के चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो चीज़ होती है, जो लिक्विड होता है, उसका नाम है साइटोप्लाज्म। सेल के लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड कैसा लिक्विड है? लिक्विड इस तरह का लिक्विड होता है, एक तरह का पानी होता है जिसके अंदर चीज़ें जिंदा रह सकती हैं, जिंदा रहती हैं। क्या चीज़ें? जैसे हमारा फूड है, सेल के बाकी के पार्ट्स हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर रह के काम करती हैं। वो इस तरह का लिक्विड होता है। हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। क्यों है? क्योंकि हमारे हर एक सेल के अंदर ये वाटर है। हालांकि ये वाटर जैसा वाटर नहीं होता है, इट्स साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक लिक्विड होता है, जो थोड़ा जेल टाइप लिक्विड होता है, बट हम इसको वाटर बोलते हैं जनरली। ठीक है, इसका काम क्या है? ये जो लिक्विड है ये पूरे सेल के अंदर रहता है, जिससे कि इसके सेल के अंदर की सारी चीज़ें इसके अंदर काम कर सके, ये उसको सपोर्ट देता है काम करने का। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द DNA ऑफ द सेल। ये सेल का DNA होता है। DNA कह लो, सेल का ब्रेन कह लो, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
सो न्यूक्लियस से पता चलता है कि सेल क्या काम करता है, किस तरह की इसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो न्यूक्लियस बताता है, उसका ब्रेन बताता है। तो अगर ये सेल मसल का है तो वो मस्कुलर एक्टिविटीज़ करेगा, मसल वाली एक्टिविटीज़ करेगा। सेल बोन का हो सकता है, सेल किसी अदर बॉडी पार्ट का हो सकता है। तो जहाँ का भी वो सेल है वो उस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा। तो वो कौन बताता है उसको? उसका डीएनए, उसका न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस इज द ब्रेन और द डीएनए ऑफ द सेल। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट सेल का क्या है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रियास। सेल के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रियास। माइटोकॉन्ड्रियास को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये माइटोकॉन्ड्रियास ही खाना खाते हैं। हमारे सेल के अंदर जो खाना जाता है उस खाने को माइटोकॉन्ड्रियास खाते हैं और सेल को काम करने के लिए एनर्जी बना के देते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस, क्योंकि ये एनर्जी बना के देता है सेल को काम करने के लिए। सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सो गाइस, जो भी हम खाना खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बन रहा है और एटीपी से हमारे सेल्स खाते हैं। सो एटीपी को माइटोकॉन्ड्रियास खाएंगे और एनर्जी बनाएंगे और आपके सेल काम करेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रियास आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी या सेल कह सकते हैं। आई होप क्लियर है सेल का स्ट्रक्चर और सेल के जो 4 पार्ट्स हमने पढ़े हैं। सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवर ऑफ द सेल, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है। सेल के अंदर न्यूट्रिशन का आना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने का काम होता है इसका। साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक लिक्विड, जिसके अंदर सेल के बाकी पार्ट्स, कंपोनेंट्स उसमें रहते हैं और अपना फंक्शन, अपने काम करते हैं। न्यूक्लियस इज द डीएनए और द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसा न्यूक्लियस या जैसा डीएनए होगा सेल वैसा ही काम करता है। एंड माइटोकॉन्ड्रियाज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब माइटोकॉन्ड्रियाज खाने को खाएंगे और एनर्जी को बनाएंगे ताकि सेल काम करे। तो आप चाहोगे, और सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि लिमिटेड माइटोकॉन्ड्रिया के इतने ही 2 या 4 ही माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज इंक्रीज करते हैं जब आप ट्रेनिंग करते हो। व्हेन यू ट्रेन योरसेल्फ, चाहे वो कार्डियो ट्रेनिंग है चाहे वेट ट्रेनिंग है, तो सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रियाज बढ़ जाते हैं। अभी आज अगर सेल के अंदर एग्जाम्पल, आज 5 माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, जब कोई इंसान ट्रेनिंग करना शुरू करेगा उसके माइटोकॉन्ड्रियाज, सेल के माइटोकॉन्ड्रियाज बढ़ जाएंगे। तो जो 5 माइटोकॉन्ड्रियाज खाना खा रहे थे आज, कल वो 10 हो जाएंगे। तो 10 माइटोकॉन्ड्रियाज खाना खाएंगे मीन्स ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा एनर्जी बनेगी। यस शेर सिंह, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर, आइटम्स के बारे में एक बार दोबारा एक्सप्लेन करोगे? किसके बारे में? एटम्स के बारे में, एटम्स केमिकल। एटम्स एक्चुअली इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। एटम्स एक फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर, दे आर वेरी फ्री मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनको फंक्शनैलिटीज़ के अंदर दिस नॉट मच ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ के एटम्स क्या करते हैं, बट एटम्स कंबाइन होकर अपना फंक्शन कर पाते हैं। एक सिंगल एटम ऐसा कोई काम नहीं करता, बट अगर वो एटम्स कंबाइन होते हैं, सेल फॉर्म बनते हैं और फिर वो अपना काम कर पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस बॉडी का कौन सा सेल है, वो उसके तरीके का, उसके अकॉर्डिंग का काम करेगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सेल, क्योंकि सेल जब बन जाता है, सेल आपका क्रिएट हो चुका है, वो काम करेगा। एटम्स आर द एक तरह से कह सकते हो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी का, और ये अकेला काम नहीं कर पाता, ये कंबाइन होके, एटम्स आपस में कंबाइन होके काम करते हैं बॉडी के अंदर। फ्री एटम्स, बहुत ज़्यादा फ्री एटम्स भी अच्छे नहीं होते बॉडी में। फ्री एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन होकर कई बारी नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। तो जनरली बॉडी ना फ्री एटम्स को मारती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो बेसिकली यही काम करती है कि गलत सेल्स को जो बॉडी में पैदा हो रहे हैं इकट्ठे, उनको मारती रहती है। बट एटम्स मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा उसका अकेले का कोई फंक्शन नहीं है, वो कंबाइन होकर सेल्स के साथ सेल्स बनकर फिर काम करते हैं। ओके गाइस, माइटोकॉन्ड्रियाज के बारे में बात कर रहे थे। माइटोकॉन्ड्रियाज बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप चाहोगे कि आपकी बॉडी में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो, आपके सेल के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो, सो दैट जब भी आप खाना खाओ फटाफट एब्जॉर्ब हो जाए और फटाफट एनर्जी बनाए। आज आपने खाना खाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जस्ट एक वेग एग्जाम्पल है। आपने 10 यूनिट्स खाना खाया, आपकी बॉडी के
जो सेल्स हैं वो भी सिर्फ 5 यूनिट ही, पूरी बॉडी के सेल्स मिलके 5 यूनिट खाने को खा पाते हैं। जब आप ट्रेनिंग करना शुरू करते हो, अभी आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, कोई इंसान जो ट्रेनिंग नहीं कर रहा वो 10 यूनिट्स में से 5 यूनिट ही एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो बाकी के 5 यूनिट कहाँ जाएंगे? वो फैट बन जाएंगे, क्योंकि सेल्स नहीं खाना खा रहे, है ना, वो फैट बना देता है। जब एक इंसान ट्रेनिंग करने लग जाता है तो उसके बॉडी के अंदर सेल्स बढ़ जाते हैं, उसके सेल्स के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एक सेल के अंदर 2 माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, उनके साइज भी बड़े हो जाएंगे। तो क्या होगा? ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी बनेगी बॉडी में। तो जो 10 यूनिट एनर्जी पहले जा रही थी, अब वो 10 की 10 कंज्यूम हो जाएगी और एनर्जी बनाएगी, अब वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगी। इसीलिए हमें अपनी बॉडी सेल्स के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, और वो आते हैं थ्रू ट्रेनिंग, और स्पेशली कार्डियो ट्रेनिंग से तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। कार्डियो ट्रेनिंग से सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं, इसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। जब आपके सेल्स कम खाना खाते हैं मीन्स मेटाबॉलिज्म इज स्लो। जब आपके सेल्स ज़्यादा खाना खाएंगे मीन्स मेटाबॉलिज्म हाई, कि वो ज़्यादा खाना खा के ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो बॉडी में फैट नहीं आता। तो हाई मेटाबॉलिज्म वाले को लोग कौन से हैं? जिनके सेल्स के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज है। तो आप समझ रहे कहाँ पे एक छोटा सा सेल जो हमें नज़र भी नहीं आता, अगर वो फिट रहेगा, वो सही रहेगा, उसके माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे रहेंगे, तो पूरी बॉडी कितने अच्छे से काम कर रही है कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, जिससे कि फैट नहीं आता, वेट गेन नहीं होता। सो दिस इज हाउ ईच सेल वर्क इन द बॉडी, और उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी हेल्दी तरीके से काम कर पाती है। क्लियर है? आई होप सेल इज क्लियर। हमारे सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना, एटीपी, मतलब जो खाना कार्बोहाइड्रेट से आता है, और दूसरा ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन जितनी बॉडी में हम अच्छे से इंटेक करते हैं वो सेल्स के लिए जिंदा रहने के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो अगर आप मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले सुबह 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं ना, तो योर सेल गेट लॉट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारा मॉर्निंग में उनको ऑक्सीजन मिलता है, H2O, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है काफ़ी। तो हर एक सेल के अंदर जितना ज़्यादा, इसीलिए हम कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बिकॉज पानी ज़्यादा पीने से हमारे सेल्स हाइड्रेटेड रहते हैं, सेल्स के अंदर का जो लिक्विड है वो अच्छा बना रहेगा और उसको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। सो आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को रिफ्रेश कर देता है मॉर्निंग में। Okay guys, let's move forward towards the next topic, that is anatomical position. हमारी बॉडी की एक anatomical position मीन्स अगर आप किसी को बोलो कि सर प्लीज स्टैंड इन anatomical position, तो वो पोजिशन क्या होती है? जस्ट सी इन द डायग्राम ऑन पेज नंबर 10। आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो सामने, आई होप अगर आप मेरे को देख पा रहे हो, हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे और हमारे जो पाम है वो आगे की तरफ स्ट्रेट। सो पाम्स को सामने की तरफ नीचे, अंगूठे दोनों बाहर की तरफ, आपके एड़ियाँ पंजे हल्के से बाहर और एड़ियाँ जुड़ी हुई। इस तरीके से जब हम खड़े होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। स्ट्रेट, स्टैंडिंग स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक एंड डाउन, चेस्ट आउट, ठीक है, हैंड स्ट्रेट और पाम्स सीधे आगे की तरफ फेस करते हुए, दोनों पाम्स और पैर के पंजे हल्के से बाहर को खुले हुए। सो इसको बोला जाता है एनाटॉमिकल पोजीशन। इस पोजीशन में हम लोग ना कुछ प्लेन्स हैं, इस बॉडी को ना डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? जस्ट बिकॉज जब आप आगे एक्सरसाइजेस को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करने जाएंगे तो एक्सरसाइज किसी ना किसी प्लेन में होती है, फ्रंटल प्लेन, सैजिटल प्लेन, किसी ना किसी प्लेन में हम एक्सरसाइज करते हैं। तो वो फ्रंटल, सैजिटल या ट्रांसफर्स प्लेन वो क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हो सब लोग अपनी बुक में, डायग्राम अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में बॉडी को कट किया जा रहा है, ठीक है, तीन जगह से कट किया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे सैजिटल प्लेन। सैजिटल, आप अगर डायग्राम देखो वहाँ पे सैजिटल लिखा हुआ है। सैजिटल प्लेन बॉडी को सेंटर से कट करती है लेफ्ट एंड राइट में। मतलब कोई अगर सीधा खड़ा है उसको बीच में से काटा जाए, लेफ्ट और राइट दो साइड्स निकलती हैं, उसको बोलते हैं सैजिटल प्लेन। दैट इज कॉल्ड सैजिटल प्लेन। ऐसे ही अगर बॉडी को वो सीधा खड़ा है और बीच में से इधर से काटा जाए, जिसमें फ्रंट और बैक, फ्रंट साइड और बैक साइड के बीच में से काटा जाए, उसको बोला जाता है
फ्रंटल प्लेन, बॉडी फ्रंट और बैक में डिवाइड हो रही है, आगे और पीछे में। ये थी लेफ्ट एंड राइट, इधर और इधर। एक है फ्रंटल आगे और पीछे में, और एक है ट्रांसवर्स प्लेन, बीच में से कमर के पास से डिवाइड किया जा रहा है, जिसमें बॉडी अप और डाउन, ठीक है, ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, उसमें डिवाइड हो रही है। आप देख पा रहे हो सब लोग? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये क्यों किया जाता है। अगर मैं बात करूं, हमारे पेक्टोरलिस मेजर, आपका जो चेस्ट मसल है, ये कौन से प्लेन में आता है? चेस्ट मसल फ्रंटल प्लेन में आता है, फ्रंट आगे। आपके जितने बैक मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल लैटिस मस डॉर्सी, बैक, ये कहाँ आएगी? पीछे, पोस्टीरियर। तो ये फ्रंटल और पोस्टीरियर इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। जो आप एक्सरसाइज लैटरल पुल डाउन, लैटरल रेजिस करते हो, लैट रेजिस करते हो साइड वाइज, वो कौन से प्लेन में आ रहा है? सेजिटल, क्योंकि वो एक इधर जा रहा है राइट और एक लेफ्ट जा रहा है, तो दैट इज कमिंग अंडर सेजिटल प्लेन। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एनाटॉमी में, आपको बहुत सारी टर्म्स इसी तरह से समझ आएंगी कि कहाँ कैसे यूज होती है। तो सिंपली एनाटॉमिकल पोजीशन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक एंड डाउन, चेस्ट आउट, सीधा खड़ा होना है, हाथ बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ पाम फेस करें, पंजे थोड़े से बाहर को, एड़ियाँ जुड़ी हुई, दैट इज कॉल्ड योर एनाटॉमिकल पोजीशन। बॉडी को बीच में से काटें, जब लेफ्ट और राइट में डिवाइड होती है उसको बोलते हैं सेजिटल प्लेन। बॉडी को इस तरह से काटें कि फ्रंट और बैक में बॉडी डिवाइड हो, फ्रंट और बैक में, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। और बॉडी को कमर के पास से डिवाइड किया जाए अप और डाउन में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू दिस, रिवाइज करोगे तो आप आराम से याद कर पाओगे। आई एम श्योर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात करेंगे डायरेक्शनल टर्म्स की। देयर आर मेनी डायरेक्शनल टर्म्स, जैसे लैटरल, लैटरल मीन्स साइड वाइज। आप बहुत बारी टर्म यूज करते हो लैटरल, लैटरल का मतलब होता है साइड वाइज। ऐसे ही देयर आर मेनी अदर डायरेक्शनल टर्म्स, डायरेक्शन, जो डायरेक्शन बताती है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शनल टर्म्स, जो डायरेक्शन बताएंगी। तो पेज नंबर 11 पे जस्ट सी दैट डायग्राम डायरेक्शनल टर्म्स का। सो सबसे पहले फर्स्ट वन इज सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब एनीथिंग टूवर्ड्स हेड, सिर की तरफ, कोई भी चीज़ जो सिर की तरफ है, सुपीरियर। एनीथिंग टूवर्ड्स फीट, पैरों की तरफ है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर। ठीक है, सिर की तरफ सुपीरियर, पैरों की तरफ इंफीरियर, डायरेक्शन बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल योर शोल्डर और एल्बो को अगर कंपेयर किया जाए, शोल्डर और एल्बो को, सो शोल्डर इज सुपीरियर, शोल्डर सिर की तरफ है, और एल्बो इज इंफीरियर। बट वहीं एल्बो और नी को कंपेयर किया जाए, एल्बो और नी, तो हम बोले नी इज इंफीरियर और एल्बो इज सुपीरियर, है ना। तो इसी तरीके से डायरेक्शंस बताई जाती हैं। नेक्स्ट इज एंटीरियर। एंटीरियर मीन्स आगे, पोस्टीरियर मीन्स पीछे। एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। जैसे आपका डेल्टॉइड का जो मसल है, डेल्टॉइड में ना देयर आर 3 मसल्स बेसिकली। तो डेल्टॉइड का मसल क्या है? एंटीरियर डेल्टॉइड आगे का, पोस्टीरियर पीछे का, और एक है मिडिवियल बीच का, या उसको लैटरल भी बोला जाता है या मिडिवियल भी बोला जाता है। सो एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, और मिडिवियल होता है बीच में। मिडिवियल इज सेंटर, जैसे सेंटर लाइन, जैसे नोज, नोज क्या है? मिडिवियल, सेंटर लाइन। लेटरल मीन्स साइड वाइज, लेटरल का मतलब साइड वाइज, जैसे आपके आंखें या कान साइडों में, ईयर्स आर लेटरल, नोज इज मिडिवियल। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ट्रंक, कमर के पास, एनीथिंग विच इज क्लोजर टू द ट्रंक, आपकी कमर के पास, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। जो कमर से दूर है दैट इज कॉल्ड डिस्टल। कमर के पास प्रॉक्सिमल, कमर से दूर डिस्टल। इसके बाद ये 3 चीज़ें हैं, एक साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे। सुपरफिशियल, पेरिफेरियल, डीप, ये 3 टर्म्स हैं। सुपरफिशियल, पेरिफेरियल, डीप। सुपरफिशियल का मतलब ऊपर की लेयर, बिल्कुल ऊपर की लेयर,
जैसे बात करें स्किन, स्किन सुपरफिशियल है, बिल्कुल ऊपर की लेयर है, ठीक है। थोड़ा सा और अंदर जाएं, थोड़ा सा अंदर जाएं, पेरिफेरियल। जैसे मसल, स्किन से थोड़ा सा अंदर क्या है, मसल है, स्किन के अंदर नीचे क्या है, मसल, पेरिफेरियल। और डीप जाएं, डीप मतलब और अंदर जाएं, जैसे हड्डियाँ, आपकी बोन्स और अंदर की तरफ है ना, मसल से भी अंदर की तरफ है। तो सबसे ऊपर की लेयर क्या है, स्किन की लेयर है, स्किन के नीचे मसल्स है, मसल्स के नीचे क्या है, हड्डियाँ हैं। तो सुपरफिशियल मतलब ऊपर की लेयर, पेरिफेरियल मतलब बीच की लेयर या थोड़ी अंदर की लेयर, और डीप मतलब और अंदर की लेयर, उसको बोला जाता है। क्लियर है? सुपरफिशियल, पेरिफेरियल, डीप। सो इसको लेयर वाइज भी हम लोग देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डायरेक्शंस जो हम यूज करते हैं, डायरेक्शनल टर्म्स। अब जैसे आपने बहुत सी एक्सरसाइज में या मसल के नाम में कई बारी एंटीरियर पोस्टीरियर सुना है, डेल्टॉइड, एंटीरियर डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, लेटरल रेजिस, ये सब आपने नाम सुने हैं, बट हमें अभी तक इनके एक्चुअल मीनिंग्स नहीं पता थे। तो एक्चुअल मीनिंग्स यहाँ से डायरेक्शनल टर्म से आएंगे। अब ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स की टर्म है। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो बहुत सारी मूवमेंट्स हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक एक्सरसाइज करते हो डंबल कर्ल्स, ठीक है, बाइसेप कर्ल करते हो डंबल से, डंबल बाइसेप कर्ल्स करते हो, तो आपकी एक मूवमेंट है जहाँ पे आप हाथ ऊपर आते हैं फिर रिलैक्स नीचे जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, हर एक एक्सरसाइज के अपनी एक मूवमेंट है। उन मूवमेंट्स के भी कुछ प्रॉपर नेम्स हैं, उन मूवमेंट्स को भी टर्म्स दिए गए हैं। वो टर्म्स क्या है इसको भी समझते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझना है आपको। सबसे पहले बात करेंगे फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कौन सा टर्म है? फ्लेक्शन मीन्स कहीं पे भी, जैसे ये मेरा एक जॉइंट है और ये दो हड्डियाँ हैं 1 और 2, किसी भी जॉइंट में दो हड्डियाँ जब पास आती हैं, जब दो हड्डियाँ पास में आए उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। मतलब जहाँ पे एंगल कम हो रहा है, ये एंगल होता है 180, स्ट्रेट एंगल इज 180, ये एंगल कम हो रहा है, दिस इज 90 और कम हो रहा है, तो एंगल कम होना या दो हड्डियाँ पास में आना, इट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। और इसी का ऑपोजिट, एंगल बढ़ना या दो हड्डियाँ दूर जानी, एक्सटेंशन। तो आप एक एक्सरसाइज डेली अपना जिम में करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेग एक्सटेंशन। करते हैं? लेग एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि आप इस तरह से बैठे होते हैं, ठीक है, ये आपका अगर नी है और आपके यहाँ पे वेट होता है और आप इसको एक्सटेंड करते हो, लेग को, हम लेग को एक्सटेंड करते हैं। लेग जब एक्सटेंड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल 90 है, जब आप एक्सटेंड करते हो तो एंगल बढ़ जाता है, एक्सटेंशन। सो फ्लेक्शन जहाँ पे दो हड्डियाँ पास में आए, एंगल कम हो, फ्लेक्शन। एक्सटेंशन जहाँ पे दो हड्डियाँ दूर जाएं, एंगल बढ़े, एक्सटेंशन। रोटेशन, सो जैसे आपका ये, आप एक रिस्ट रोटेशन, किसी भी एक्सिस के आसपास अराउंड रोटेशन, ठीक है, रिस्ट की रोटेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्ट रोटेशन। सिंपल। एबडक्शन, एडक्शन, नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं दैट इज कॉल्ड एबडक्शन, एडक्शन। इनको भी साथ साथ समझेंगे। ये मशीन भी आती है लेग्स के लिए, होती है वर्कआउट के लिए, लेग एबडक्टर, लेग एडक्टर, एक मशीन है, उसका नाम ही है। क्यों? इसका मतलब क्या है, एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है एनीथिंग, एनी मूवमेंट मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसी मूवमेंट जो बॉडी से दूर जा रही है उसको बोलते हैं एबडक्शन, AB, एबडक्शन। एनी मूवमेंट विच इज कमिंग टूवर्ड्स द बॉडी, बॉडी की तरफ आ रही है, दैट इज कॉल्ड एडक्शन, ADD, एड। एड मीन्स एडिंग टू द बॉडी। इसको याद करने का तरीका है एडक्शन, एड, एड का मतलब होता है बॉडी में ऐड होना, ठीक है। एडक्शन मीन्स एडिंग टू द बॉडी, एबडक्शन मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी। तो मूवमेंट को, ठीक है, उस मूवमेंट को बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। ये मूवमेंट हम लोग जिम में बहुत कम यूज करते हैं, बट दिस मूवमेंट इज मोर ऑफन यूज्ड इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर जैसे बॉलिंग, बॉलिंग का जो एक्शन है, जब भी बॉलिंग का वो एक्शन करता है तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, है ना, एबडक्शन, एडक्शन,
ये 4 से 5 मूवमेंट्स जब एक साथ होती हैं उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। सो सर्कमडक्शन इंक्लूड्स फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। ये सारी मूवमेंट्स एक साथ ऐसे आए, सो दे आर कॉल्ड सर्कमडक्शन। जैसे बॉलिंग मूवमेंट, बॉलिंग क्रिकेट की में जो बॉल करते हैं उस मूवमेंट को सर्कमडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट इज इनवर्जन, ईवर्जन। इनवर्जन मीन्स आपके फुट का जो सोल है, फुट का, पैर का सोल, उसको अंदर की तरफ मोड़े। स्ट्रेचिंग करते हैं ना कई बार, अंदर की तरफ मोड़ के। इनवर्जन, फुट के सोल को बाहर की तरफ मोड़े, ईवर्जन। इन मीन्स अंदर की तरफ, ई मीन्स बाहर की तरफ। इनवर्जन, ऐसे इनवर्जन, ईवर्जन, फुट के सोल को। प्रोनेशन, सुपिनेशन। सो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन क्या होता है? ये आपकी पाम की मूवमेंट है, दिस इज प्रोनेशन। जैसे आप डंबल कर्ल्स के लिए, बाइसेप के लिए प्रोनेशन मूवमेंट, प्रोनेशन में आप पकड़ते हो। सुपिनेशन होता है ट्राइसेप के लिए, जब आप ट्राइसेप के लिए पकड़ते हो सुपिनेशन। सुपिनेशन मतलब ऐसे पाम फेसिंग डाउनवर्ड, सुपिनेशन पाम फेसिंग अपवर्ड, प्रोनेशन, सिंपल। तो डंबल कर्ल्स के लिए आप प्रोनेशन मूवमेंट लेते हो, प्रोनेशन में पकड़ते हो। और ट्राइसेप के लिए, ट्राइसेप अगर केबल ट्राइसेप करना है तो आप सुपिनेशन में पकड़ के करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। हॉरिजॉन्टल मीन्स जो चीज़ आप खड़े होकर करो दैट इज वर्टिकल, जब आप लेट के करते हो दैट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेट के। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टॉक अबाउट बेंच प्रेस। बेंच प्रेस आप लेट के करते हैं, बेंच पे लेट के। तो बेंच प्रेस में फ्लेक्शन की मूवमेंट कौन सी होती है? टेल मी, आप मेरे को देख रहे हो? सो जैसे आप बेंच प्रेस के लिए आप लेटे हैं, ठीक है, और ये हमारी मूवमेंट रहती है बेंच प्रेस में, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। तो बताइए कौन सी मूवमेंट में फ्लेक्शन है, कौन से में एक्सटेंशन है? नीचे आ रहा है तो क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? एनीवन? नीचे जा रहा है तो फ्लेक्शन, ऊपर जा रहा है तो एक्सटेंशन। वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द पीपल थोड़ा सा इसको गलत लेते हैं कि ऊपर में फ्लेक्शन है, ऊपर में उनको फ्लेक्शन लगता है। नो, ऊपर जब हम पुश करते हैं दैट इज एक्सटेंशन। हम लोग अपने शोल्डर्स को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जब आप ऊपर जा रहे हो क्या कर रहे हो? फ्लेक्शन? नो, इट्स एक्सटेंशन। ऊपर जब हम जा रहे हैं, एक्चुअली जब हम ऊपर जा रहे हैं इट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन नहीं है। हाँ, यही कंफ्यूजन सब करते हैं। व्हेन वी आर गोइंग अप हम फ्लेक्स करते हैं, व्हेन वी आर कमिंग डाउन वी आर एक्सटेंडिंग। एक्सटेंशन नीचे हो रहा है। कैसे? अभी आप कौन से किस पार्ट को देख रहे हो, कौन से को? आप देखते हो एल्बोज को, ओके, एल्बोज एक्सटेंड हो रही है। बट हमारी एक्सरसाइज, बेंच प्रेस की जो एक्सरसाइज है दैट इज ऑन योर शोल्डर्स, वो शोल्डर्स की वजह से होती है। तो आपको शोल्डर देखना है, शोल्डर जॉइंट, कि शोल्डर जॉइंट पे क्या हो रहा है। तो अगर आप शोल्डर जॉइंट को देखा जाए, शोल्डर जॉइंट इस तरह से सीधा लेंगे हम, ये सीधा है, ठीक है। जब आप शोल्डर को ऊपर लेके जाते हो तो आपकी बाजू और ये कॉलर बोन दोनों पास में आ जाती है, दो हड्डियाँ पास में आ रही हैं। दिस इज फ्लेक्शन। आपका मसल फ्लेक्स हो रहा है, फ्लेक्स मीन्स इकट्ठा होता है। जब आप ऊपर लेके जाते हो आपका चेस्ट का मसल एक्सटेंड हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है, आपका चेस्ट का मसल फ्लेक्स होता है, ठीक है ना। सो दैट इज योर फ्लेक्शन मूवमेंट। जब आप नीचे आते हो योर मसल एक्सटेंड्स और आपका ये हड्डी एक्सटेंड हो रही है, पीछे जा रही है, दैट इज एक्सटेंशन। सो व्हेन वी आर कमिंग डाउन दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, जब ऊपर लेके जाते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन। सो ये थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए आई वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन एंड हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन। ऐसे ही प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन। प्लांटर मीन्स पंजे पे खड़े होना। जब आप पंजे पे खड़े होते हो दैट इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। जब आप जैसे आपके काफ रेजिस करने के लिए, काफ रेज करने के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। जब ऐसे नीचे जाते हैं दैट इज कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन। जब पंजे को ऊपर करके एड़ी नीचे लेके जाते हैं दैट इज डॉर्सी फ्लेक्शन।
सो गाइस दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स, सम ऑफ द डायरेक्शनल टर्म्स जो हम लोग डिस्कस किए आज पढ़ी है चैप्टर 1 के अंदर. सो योर मॉड्यूल 2 एनाटॉमी का चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट होता है. एंड विल डिस्कस, आपको कोई भी डाउट है कुछ भी है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं.